सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग हमारा आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आज का सेशन है हमारा एक्यूट पैनक्रेटिटिस। ठीक है। एक्यूट पैनक्रेटिटिस की केस हमारे पास कैसे आई थी, उसके हिसाब से हमने कैसे ट्रीट किया, उसका डायग्नोसिस कैसे किया, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है। जरा सा धीरे धीरे हमारे फ्रेंड्स, बाकी फ्रेंड्स ऐड हो रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग जरा सा धीरे धीरे अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इसकी मैंने एक फ्रेंड्स पीपीटी तैयार की है। पीपीटी के हिसाब से जरा सा हम लोग देखेंगे कि हमें जरा सा अच्छी तरह से समझ में आने के लिए। ठीक है। सो फ्रेंड्स, पहले हम लोग एक्यूट पैनक्रेटिस की पहले केस देख लेते हैं कि केस हमारे पास कैसे आई थी। ठीक है। केस का जरा सा प्रेजेंटेशन देख लेते हैं सबसे पहले। आप सब लोग ये देख पा रहे हैं ना? ठीक है। फ्रेंड्स, हमारे पास जो कुछ दिनों पहले एक 36 ईयर्स मेल पेशेंट आया था। ठीक है। केस समरी देख लेते हैं सबसे पहले। 36 ईयर्स मेल पेशेंट आया था हमारे पास विथ कंप्लेंट्स ऑफ पेन इन ऑब्डामेन था उसका। ठीक है। जरा सा यहाँ पे पेन इन ऑब्डामेन है तो उसकी सीवियरिटी देखनी पड़ेगी हमें सबसे पहले। ठीक है। वहाँ पे पेन कैसा था? मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी में था। ठीक है। पेन कैसे था? मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी में था सिंस लास्ट 12 आवर्स से। ठीक है। पिछले 12 घंटे से पेशेंट को मॉडरेट टू सीवियर टाइप ऑफ पेन है। लेकिन पेशेंट को सबसे पहले स्टार्टिंग में माइल्ड टू मॉडरेट स्टार्ट हुआ, बाद में पेशेंट को लास्ट 12 आवर्स से मॉडरेट टू सीवियर पेन था फ्रेंड्स। ठीक है। उसका कहाँ पे पेन था, रीजन वहाँ पे, और 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन में रीजन देख लेते हैं। वहाँ पे डीप इपिगैस्ट्रिक पेन था, जैसे ऑन रेडिएटिंग टू बैक था। ठीक है। पेन पेन पेशेंट का इंटेंसिटी कैसे था? मॉडरेट टू सीवियर। और रीजन कौन सा था? डीप इपिगैस्ट्रिक पेन है, रेडिएट टू बैक। एंड पेन कैसे फ्रेंड्स? पेन इंक्रीजेस वाइल फूड इनटेक एंड विथ पेन इंक्रीजेस विथ फूड इनटेक। मतलब कुछ भी पेशेंट खाना खाता है या फिर पानी पीने के बाद पेशेंट का पेन इंटेंसिटी उसकी बढ़ रही थी। एंड उसके साथ साथ नौसिया भी था। एंड पेशेंट को एक हिस्ट्री ऑफ वोमिटिंग थी। 1 एपिसोड या 2 एपिसोड पेशेंट को हिस्ट्री भी थी वोमिटिंग की। वो वोमिटिंग में कैसे क्लियर लिक्विड वाटर आ रहा था फ्रेंड्स। ठीक है। इसके लिए हमें पेन इन ऑब्डामिन है तो इस हिसाब से पेशेंट की हिस्ट्री लेनी पड़ती है। पेशेंट का पेन इंटेंसिटी कैसा है, पेशेंट सिंस कितने घंटों से या कितने आवर से पेशेंट को या फिर कितने दिनों से पेशेंट को पेन है, इसके हिसाब से। और पेशेंट को रीजन कौन सा है, पेन इन अब्डामेन है तो अब्डामेन को कौन से रीजन में पेन हो रहा है, और पेन रेडिएट कहाँ पे हो रहा है, पेशेंट की इंटेंसिटी पेन कुछ खाने के बाद वगैरह बढ़ रही है क्या, उसके साथ साथ एसोसिएटेड कुछ सिम्टम्स वगैरह है क्या, इस हिसाब से हमें पेन इन अब्डामेन की हिस्ट्री लेनी है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है। हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में ऐसे हिस्ट्री में हम लोगों ने पेन इन अब्डोमेन किस हिसाब से हमें वहाँ पे एग्जामिन करना चाहिए, या फिर कैसे उसके हिसाब से कैसे हमने हिस्ट्री लेनी है, ये सब हमने वहाँ पे अच्छी तरह से डिटेल में बताया है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है। इसलिए पेन इन अब्डोमेन है तो इस हिसाब से हमें हिस्ट्री लेनी है पेशेंट की। उसके साथ साथ अभी उसकी हिस्ट्री में कुछ हैबिट्स देखने हैं फ्रेंड्स। ठीक है। पेशेंट का हैबिट्स क्या है फ्रेंड्स? हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक अल्कोहलिक है सिंस 4 ईयर्स से। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक अल्कोहलिक है सिंस 4 ईयर। डेली उसका इंटेक भी लेना पड़ता है पेशेंट का। ठीक है। डेली इंटेक 80 ग्राम ऑफ अल्कोहल लेता है पेशेंट। ठीक है। डेली इंटेक ऐसा 80 ग्राम ऑफ अल्कोहल लेता है। उसका लास्ट इंटेक कब का था पेशेंट? लास्ट इंटेक उसका 12 आवर्स बैक, मतलब पिछले दिन में उसने एकदम हेवी अल्कोहल, मतलब कितना, 80 ग्राम ऑफ अल्कोहल डेली लेता है फॉर 4 ईयर्स से लेता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है। और उसका लास्ट इंटेक कब का था? लास्ट 20 आवर्स, मतलब पिछले एक दिन पहले उसने ड्रिंकिंग की थी फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है। उसके साथ साथ कैसा फ्रेंड्स? नो हिस्ट्री ऑफ डीएम, नो हिस्ट्री ऑफ एसटीएन, और नो हिस्ट्री ऑफ कहीं कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस वगैरह उसके कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पेशेंट क्रोनिक अल्कोहलिक है उसका डेली इंटेक बताया है मैंने। ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पे डेली इंटेक जरा सा देख लेना रहता है कि फ्रेंड्स वहाँ पे जरा लो डोज में अल्कोहल कैसा है, अच्छा भी काम करता है। और फ्रेंड्स क्या होता है, लो डोज में अल्कोहल क्या करता है, रिड्यूसेस कार्डियोवास्कुलर रिस्क रिड्यूस करता है, या फिर वहाँ पे कुछ जैसा एपेटाइजर वगैरह है, एक लो डोज में अल्कोहल एक अच्छा काम करता है। लेकिन फ्रेंड्स क्या होता है, यहाँ पे अल्कोहल इंटेक समझो जरूरत से ज़्यादा ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ ऐसा सिम्टम्स, लिवर सिरोसिस या फिर एक्यूट पैनक्रेटिस वगैरह, ऐसे पेशेंट में ये सिम्टम्स दिखाई देते फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है। इसलिए मैंने एक यहाँ पे डेली इंटेक जो रहता है ना अल्कोहल का, ठीक है, अल्कोहल का जो सेफ सेफ अल्कोहल कहा जाता है, मतलब अल्कोहल कितने क्वांटिटी में सेफ रहता है, जरा सा हम लोग उस पर बता देता हूँ मैं। फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू यूके, मतलब यूनाइटेड किंगडम के हिसाब से 1 यूनिट ऑफ अल्कोहल कंटेंस 8 ग्राम ऑफ अल्कोहल। ठीक है। 1 यूनिट ऑफ अल्कोहल में 8 ग्राम ऑफ अल्कोहल रहता है। और वहाँ पे फ्रेंड्स इन मेल में 21 यूनिट ऑफ अल्कोहल पर वीक। ठीक है। 21 यूनिट मतलब कहाँ कितना होता है वहाँ पे? 168 ग्राम पर वीक इन मेल में ये सेफ रहता है। ठीक है। एंड फीमेल में ये 14 यूनिट पर वीक, मतलब कितना होता है ये?
112 ग्राम पर वीक ये फीमेल में सेफ रहता है, इतना अल्कोहल कंजम्पशन, ठीक है, इतना अल्कोहल कंजम्पशन सेफ रहता है। और एक बार देख लेते हैं कि 168 ग्राम ऑफ अल्कोहल पर वीक इन मेल में सेफ रहता है, एंड फीमेल में कितना 120 ग्राम 112 112 ग्राम पर वीक ये फीमेल में सेफ रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए अल्कोहल समझो जरूरत से ज्यादा इतना हो जाता है तो वहाँ पे ये पैनक्रेटिस या फिर अल्कोहलिक लिवर डिसीजेस या फिर अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस वगैरह ये सब सिम्टम्स दिखाई देते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स पेशेंट को हमने एग्जामिन करने के बाद उसका जरा सा ऑन एग्जामिनेशन उसका पिक्चर कैसा था जरा सा देख लेते हैं। उसकी पल्स रेट थी 120 बीट्स पर मिनट, ठीक है, 120 बीट्स पर मिनट थी, मतलब ये सीवियर टैकीकार्डिया है। ब्लड प्रेशर उसका 140/80 mmHg चल रहा था। रेस्पिरेटरी रेट जो है 24 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा है, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट इतना है। SpO2 जो सैचुरेशन कितना है 96 ऑन रूम एयर, मतलब सैचुरेशन नॉर्मल है, लेकिन पेशेंट का टकिपनिया भी है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे पेशेंट को टकीकार्डिया है, टकिपनिया है, पेशेंट की फीवर की हिस्ट्री वगैरह नहीं है। पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद पर एब्डोमेन उसका एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस था फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है, पर एब्डोमेन एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस था। और इन्वेस्टिगेशन पार्ट में फ्रेंड्स उसके सबसे पहले हमने जैसा एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस है, डीप एपिगैस्ट्रिक पेन है, रेडिएटिंग बैक है, जैसा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसके पता चला कि सीरम अमाइलेज कितने 650 थे, ठीक है, सीरम अमाइलेज 650 है, और सीरम लाइपेज कितना 1220 है, और उसका WBC काउंट 12,300 है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे सीरम अमाइलेज एंड सीरम लाइपेज सबसे करना जरूरी रहता है पैनक्रेटिस के पेशेंट में, क्योंकि वहाँ पे सीरम अमाइलेज एंड सीरम लाइपेज जो है जरा सा इंडिकेटर रहता है कि पैनक्रेटिस में, ठीक है। अमाइलेज का नॉर्मल रेंज कितना रहता है 23 टू 85 मिलीमोल, ठीक है, 23 टू 85 मिलीमोल पर लीटर ऐसा नॉर्मल रेंज रहता है। और लाइपेज का कितना रहता है 0 टू 160, ठीक है, 0 टू 160 है नॉर्मल रेंज में रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इनके पैनक्रेटिस में फ्रेंड्स जैसे हम लोग आगे देख लेते हैं कि अमाइलेज वगैरह लाइपेज वगैरह उसका नॉर्मल रेंज वगैरह कैसा रहता है, ठीक है। इसलिए जरा सा इसका हम लोग और एक बार जरा सा केस समरी देख लेते हैं। पेशेंट 36 ईयर्स मेल पेशेंट है, कंप्लेंट्स ऑफ पेन, उसका पेन इन एब्डोमेन है, मॉडरेट टू सीवियर है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में है, उसके साथ साथ रेडिएटिंग टू बैक है, ठीक है। उसका पेशेंट को नॉसिया की हिस्ट्री भी है, वोमिटिंग की 1 हिस्ट्री है, और पेशेंट मेन सबसे पहले मेन क्या है क्रोनिक अल्कोहलिक है, लास्ट इंटेक उसका 20 आवर्स बैक था, ठीक है। उसके एग्जामिनेशन में ये सब फाइंडिंग्स दिखे थे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके हिसाब से हमने डायग्नोस किया कि ये पेशेंट कैसा एक्यूट पैनक्रेटिस की हो सकता है, ठीक है। जैसा हम लोग एक्यूट पैनक्रेटिस क्या है जरा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे एक्यूट पैनक्रेटिस में क्या होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैनक्रियाज हो जाता है। जरा सा हम लोग स्लाइटली एकदम ऑब्जर्व कर ले, थोड़ा सा स्लाइड छोटे से पार्ट में देख लेते हैं कि पैनक्रेटिस वगैरह कैसा होता है। हम लोग डिटेल में हमारे हेपेटोबिलियरी सिस्टम में देख लेंगे एक्यूट पैनक्रेटिस में क्या क्या होता है, ठीक है। अभी जरा सा हम लोग इनिशियल लुक देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे एक्यूट पैनक्रेटिस क्या होता है, वहाँ पे हमारे पैनक्रियास पे स्वेलिंग आ जाती है, और वहाँ पे क्या होता है अर्ली एक्टिवेशन हो जाता है हमारे पैनक्रेटिक एंजाइम्स का, ठीक है। पैनक्रेटिक एंजाइम्स कौन से फिर ये अमाइलेज लाइपेज वगैरह etc, ठीक है। यहाँ पे अर्ली एक्टिवेशन होने के बाद ये क्या होता है पैनक्रेटिस वगैरह डेवलप होता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे कॉजेटिव फैक्टर्स में क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे अर्ली कॉजेटिव फैक्टर्स में सबसे पहले मेन क्या कॉमन कॉजेस क्या है इसके फ्रेंड्स, कॉमन कॉजेस में सबसे पहले आता है गाल स्टोन एंड अल्कोहल, ठीक है। गाल स्टोन अल्कोहल ये सबसे मेन कॉजेटिव फैक्टर्स में आते हैं हमारे पैनक्रेटिस में। गाल स्टोन में फ्रेंड्स यहाँ पे बिलियरी पैनक्रेटिस सबसे मेन रहता है यहाँ पे, ठीक है। बिलियरी पैनक्रेटिस सबसे मेन कॉजेटिव ऑर्गन रहता है, उसके साथ साथ अल्कोहल भी, मतलब इथेनॉल रिलेटेड पैनक्रेटिस रहता है वहाँ पे। उसके साथ साथ फ्रेंड्स वहाँ पे गालस्टोन इंड्यूस मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे हमारे हेपेटोबिलियरी सिस्टम में गाल ब्लैडर में से स्टोन निकलती है, ठीक है। गाल ब्लैडर में से स्टोन क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे हेपेटोबिलियरी सिस्टम में बिलियरी ट्रैक में स्टोन अटक जाता है, और वहाँ पे पैनक्रियास पे प्रेशर क्रिएट करता है, इसलिए पैनक्रियास को इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। और रेयर कॉजेस में जरा सा रेयर कॉजेस भी बताए हमने, हाइपर कैल्शियम हाइपर ट्राइग्लिसरीड या फिर ड्रग इंड्यूस है, इन्फेक्शन इंड्यूस है, पोस्ट ERCP वगैरह, ऐसे बहुत सारे रेयर केसेस में आता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अर्ली कॉजेस में हमें गालस्टोन इंड्यूस एंड अल्कोहल इंड्यूस ये जरा सा हमें देख लेना है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। अल्कोहल कंजम्पशन भी फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रिगर कर लेता है, ठीक है। या फिर कई बार क्या होता है जेनेटिक फैक्टर्स वगैरह रहते हैं कि कुछ हिस्ट्री रहती है फैमिली में कि एक्यूट पैनक्रेटिस की, और इससे पेशेंट में जो अल्कोहल इंटेक ज़्यादा हो जाता है, ऐसे केसेस में एक्यूट पैनक्रेटिस वगैरह डेवलप हो सकता है, ठीक है। या फिर यहाँ पे गालस्टोन इंड्यूस वगैरह पैनक्रेटिस भी हो सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। और इसके हिसाब से दूसरे हिसाब से मैंने बताया कि कुछ मेडिकेशन हिसाब से और इन्फेक्शियस या फिर ट्यूमर्स रिलेटेड वगैरह या इससे भी ये पैनक्रेटिस डेवलप हो सकता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है।
ये गॉलस्टोन इंड्यूस कैसे होता है पैनक्रेटिस जरा देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, ये ब्लॉकेज कर देता है कॉमन बाइल डक्ट पे, ठीक है। गॉलस्टोन क्या करते हैं, ब्लॉकेज कर देता है कॉमन बाइल डक्ट में। उससे क्या होता है फ्रेंड्स, रिफ्लक्स ऑफ बाइल इन पैनक्रेटिक डक्ट, ठीक है। मतलब पैनक्रेटिक डक्ट में बाइल कैसा रिफ्लक्स हो जाता है, और वहाँ पे फ्रेंड्स नॉर्मल फ्लो वहाँ पे गैस पैनक्रेटिक जूस का नहीं हो पाता, इसलिए प्रीमेचर, जैसे कि मतलब बोला कि फ्रेंड्स पैनक्रेटिस में प्रीमेचर एक्टिवेशन हो जाता है पैनक्रेटिक एंजाइम्स का विद इन द डक्ट सिस्टम, इसलिए वहाँ पे पैनक्रेटिस, वहाँ पे कई बार सुडोसिस्ट या फिर नेक्रोसिस वगैरह भी देखा जा सकता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। अभी अल्कोहलिक पैनक्रेटिस के क्यों होता है फ्रेंड्स, अल्कोहलिक की वजह से जरा सा देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है, पेशेंट जब लॉन्ग स्टैंडिंग अल्कोहल इंटेक लेता है, जैसे कि मैंने बताया फ्रेंड्स, ये 80 ग्राम ऑफ अल्कोहल पेशेंट लेता है, मतलब यहाँ पे जो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा पेशेंट अल्कोहल ले रहा है, लॉन्ग स्टैंडिंग अल्कोहल इंटेक एटलीस्ट फॉर 2 ईयर्स, ठीक है, और सिंगल सेशन ऑफ हेवी ड्रिंकिंग, और या फिर एक ही बार ड्रिंकिंग करता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में लेता है ड्रिंकिंग, हेवी कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल होता है। समझो नॉर्मल कंजम्पशन, पेशेंट समझो अल्कोहल कंजम्पशन 80 ग्राम पर डे के हिसाब से ले रहा है, मतलब हेवी अल्कोहलिक कर रहा है, ऐसा कंटिन्यूस 2 सालों से कर रहा है समझो, वहाँ पे पैनक्रेटिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स अल्कोहल का क्या होता है, डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ अल्कोहल इज जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड इंडिविजुअल्स, जैसे मैंने बताया कि फ्रेंड्स ये कुछ जेनेटिकल फैमिली में फ्रेंड्स कुछ हिस्ट्री वगैरह है, वहाँ पे जेनेटिकली एक्टिवेटेड हो सकता है पैनक्रेटिस, वहाँ पे सिंगल डोज ऑफ अल्कोहल भी ले लिया तो कई पेशेंट में ये फ्रेंड्स पैनक्रेटिस डेवलप हो सकता है, ठीक है। और जरा सा आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन पार्ट में, जैसे मैंने बताया कि फ्रेंड्स इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हमें अमाइलेज एंड लाइपेज करना रहता है, ठीक है। अमाइलेज एंड लाइपेज करना रहता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स, किसी का प्लीज आपका म्यूट कर लीजिए, किसी का स्पीकर चालू है तो, ठीक है। अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन पार्ट्स में देख लेते हैं फ्रेंड्स। इन्वेस्टिगेशन में हमें पैनक्रेटिस में सबसे पहले अमाइलेज एंड लाइपेज करना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे अमाइलेज का क्या रोल रहता है, इन केस फर्स्ट 24 आवर्स में पेन है पेशेंट को तो हमें अमाइलेज करना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अर्ली एक्टिवेशन ऑफ अमाइलेज हो जाता है वहाँ पे इन फर्स्ट 24 आवर्स। एंड लाइपेज क्या होता है फ्रेंड्स, फॉर आगे के 7 डेज तक ये लाइपेज एक्टिव, मतलब लाइपेज एलिवेटेड दिखाई देते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। पेशेंट को समझो पेन विद इन 24 आवर्स से है तो हमें अमाइलेज करना रहता है, एंड समझो पेन पेशेंट को 24 आवर्स के बाद में वगैरह है, मतलब कुछ दिनों से पेन है पेशेंट को, तो वहाँ पे लाइपेज इंडिकेटर रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे लाइपेज देखना रहता है। और एक बार जरा सा शॉर्ट में देख लेते हैं कि अमाइलेज इनकेस 24 आवर्स से पेशेंट को 24 आवर्स के बीच में पेन है तो वहाँ पे अमाइलेज करना रहता है, इनकेस 24 आवर्स से ज़्यादा हो गया है तो वहाँ पे हमें लाइपेज करना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के लिए यहाँ पे अमाइलेज का देख लेते हैं फ्रेंड्स। इनकेस अमाइलेज इंक्रीज ग्रेटर देन 3 फोल्ड से ज़्यादा है अमाइलेज, या फिर 1000 से ज़्यादा है अमाइलेज, तो वहाँ पे ये पैनक्रेटिस के सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। इनकेस लाइपेज, ये लाइपेज का क्या बताया फ्रेंड्स, हैज लॉन्गर हाफ लाइफ, दस मोर यूजफुल इन डिलेड केसेस, जैसे कि मैंने बताया कि फ्रेंड्स अभी इनकेस 24 आवर्स होने के बाद में पेशेंट को पेन स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे फ्रेंड्स ये सिंस 24 आवर्स से पेशेंट को पेन है, यहाँ पे फ्रेंड्स लाइपेज वगैरह हम लोग कर सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे लेकिन जो हम लोग एक्यूट पैनक्रेटिस के सब पेशेंट वगैरह देखते हैं ना, सबसे पहले हॉस्पिटल में हमें सिर्फ लाइपेज ही जरा सा अर्ली लाइपेज ही सबसे मोर सेंसिटिव रहता है एंड स्पेसिफिक रहता है पैनक्रेटिस के लिए फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अमाइलेज कुछ और रीजन से भी अमाइलेज बढ़ सकता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन वगैरह हाई इंटेक वगैरह हो गया तो फिर अमाइलेज बढ़ सकता है फ्रेंड्स वहाँ पे, वो जब डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पैनक्रेटिस के लिए हमें लाइपेज देखना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे। लाइपेज का नॉर्मल रेंज कितना रहता है, 0 to 160 मिलीमोल, ये अमाइलेज लाइपेज का रोल रहता है फ्रेंड्स वहाँ, लाइपेज रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे पेशेंट में फ्रेंड्स समझे हमारे लाइपेज कितना था, 1220 ये लाइपेज था पेशेंट के हमारे, ठीक है। वहाँ पे फ्रेंड्स अल्ट्रासोनोग्राफी भी करनी पड़ती है। अल्ट्रासोनोग्राफी में पेशेंट को सबसे मेन क्या देखना रहता है पेशेंट में, इन्फ्लामेशन कितना है, ठीक है, इन्फ्लामेशन कितना है, या फिर उसको बिलियरी स्टोन वगैरह है क्या, गाल स्टोन वगैरह तो नहीं है वहाँ पे, वो गाल ब्लैडर स्वोलन तो नहीं है, मतलब एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस तो नहीं है, कॉमन बाइल डक्ट में सीबीडी में कुछ डायलेटेड वगैरह दिख रहा है क्या, मतलब बिलियरी कॉज देखने के लिए यहाँ पे हमें ये सोनोग्राफी करनी पड़ती है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स जैसे और इडियोपैथिक पैनक्रेटिस वगैरह रहता है, या फिर कई बार क्या होता है कॉज देखने के लिए भी हम लोग सोनोग्राफी कर लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। समझो पैनक्रेटिस में समझो वहाँ पे एकदम स्वोलन है, या फिर पैनक्रेटिस में कैसा है वहाँ पे कुछ ऐसे सिस्ट वगैरह दिखाई देते हैं, सूडोसिस्ट वगैरह दिखाई देते हैं, वहाँ पे नेक्रोसिस कितना पार्ट है, ये सब देखने के लिए जरा सा हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। और पेशेंट के साथ हम लोग सीटी स्कैन भी करना पड़ता है। सीटी स्कैन कब करते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, इनकेस पैनक्रेटिस की वजह से नेक्रोसिस वगैरह कितना है, ये सब पार्ट देखने के लिए
लिए यहाँ पे हम लोग सीटी स्कैन कर सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। सीटी स्कैन हम लोग प्लेन भी कर सकते हैं या फिर कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस सीटी स्कैन कर सकते हैं। मैक्सिमम टाइम पे ये फ्रेंड्स कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस करते हैं। कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस करना है तो वहाँ पे क्रिएटिनिन वगैरह हमें देख लेना पड़ता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इनकेस वहाँ पे सीडोसिस्ट है या फिर एब्सिस फॉर्मेशन है या फिर वहाँ पे कुछ डायग्नोसिस कंफर्म नहीं हो रहा है या फिर वहाँ पे कुछ नेक्रोटाइजिंग पैनक्रेटिस है, वहाँ पे नेक्रोटाइजिंग कितना मतलब नेक्रोसिस कितना पार्ट हो चुका है वहाँ पे, ये सब देखने के लिए जरा सा हमें सीटी स्कैन करना पड़ता है फ्रेंड्स वहाँ पे। पेशेंट को जरा सा सीवियरिटी देखने के लिए हम लोग सीटी स्कैन करते हैं। वहाँ पे सीटी स्कैन सीवियरिटी इंडेक्स सीटी स्कैन सीवियरिटी इंडेक्स आउट ऑफ 10 वहाँ पे मार्किंग किए जाते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए जरा सा हमें सीटी स्कैन भी ऐसे अनडायग्नोस पेशेंट में हम लोग कर सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। बाद में हम लोग ईआरसीपी भी कर सकते हैं। ईआरसीपी फ्रेंड्स समझो समझो यूएजी में वगैरह डायलेटेड आईएसबीआर है या फिर डायलेटेड कुछ सीबीडी डायलेटेड वगैरह लग रहा है हमें, ठीक है, या फिर वहाँ पे कुछ गालस्टोन वगैरह फॉर्मेशन दिख रहा है तो हमें ईआरसीपी करनी पड़ती है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स ईआरसीपी मतलब क्या होता है, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजो पैनक्रेटोग्राफी, ठीक है। एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजो पैनक्रेटोग्राफी, यहाँ पे फ्रेंड्स ये एंडोस्कोपिक प्रोसीजर रहती है। ये एंडोस्कोप क्या होता है फ्रेंड्स, ये स्कोप पूरा हमारे डिओडेनम मतलब इसोफेगस में से डिओडेनम तक जाके डिओडेनम में एम्पल ऑफ वाटर वगैरह पैनक्रेटिक पूरा वहाँ पे विजुलाइज कर देता है। और वहाँ पे समझो कहाँ पे बिलियरी ट्रैक में कहीं पे भी स्टोन वगैरह है या फिर वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है तो ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव करने के लिए ये ईआरसीपी टेक्निक की जाती है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक्यूट सीवियर गालस्टोन वगैरह है पैनक्रेटिस में वगैरह, ये डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए एंड थेरापेटिक मतलब वहाँ पे स्टोन वगैरह रिमूव करने के लिए या फिर वहाँ पे स्टेंटिंग वगैरह करनी है, डायलिटेशन वगैरह करना है तो वहाँ पे हम लोग ये ईआरसीपी टेक्निक कर सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये हो गया डायग्नोस्टिक फ्रेंड्स। और वहाँ पे अभी कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। फ्रेंड्स यहाँ पे एक्यूट पैनक्रेटिस में क्या होता है, हमारी बॉडी पूरा मतलब एक्यूट पैनक्रेटिस के इन्फ्लामेशन की वजह से हमारे बॉडी में पूरा डिहाइड्रेशन हो जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे, फ्लूइड एकदम सक किया जाता है, इसलिए कई बार ऑर्गन फेल्योर भी हो सकता है फ्रेंड्स। उसके साथ साथ समझो डिहाइड्रेटेड एकदम सीवियर डिहाइड्रेटेड है तो हमारी किडनी इंजरी हो सकती है फ्रेंड्स, पेशेंट एक्यूट किडनी इंजरी में जा सकता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले मेन क्या देखा जाता है, सर्च क्राइटेरिया देखा जाता है, ठीक है। सर्च मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, पैनक्रेटिस में सीवियर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम देखा जाता है, ठीक है। सर्च मतलब क्या रहता है, सीवियर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम देखा जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। सर्च का क्राइटेरिया क्या रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, एक उसमें से 4 क्राइटेरिया दिया है वहाँ पे, 4 क्राइटेरिया में से कम से कम 2 फुलफिल होना चाहिए। इनकेस पेशेंट को फीवर है, ठीक है, फीवर हाई ग्रेड फीवर है या फिर पेशेंट को हाइपोथर्मिया है, एक हो गया क्राइटेरिया। इनकेस फीवर पेशेंट को 100 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है फीवर है या फिर पेशेंट को टकीकार्डिया है, दूसरे क्राइटेरिया, ठीक है। टकीकार्डिया जैसे हमने बताया कि फ्रेंड्स 90 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा उसको पल्स रेट चल रहा है मतलब पेशेंट में टकीकार्डिया है। उसके साथ साथ पेशेंट में समझो टकिपनिया चल रहा है, टकिपनिया मतलब पेशेंट को समझो पल्स कितना है 20 बीट्स पर 20 आर से ज़्यादा चल रहा है पेशेंट को, ठीक है, ठीक है। उसके और साथ साथ पेशेंट को समझो ल्यूकोसाइटोसिस भी है और पेशेंट को वैसे काउंट्स ब्लड काउंट्स कितने हैं, डब्ल्यूबीसी काउंट 12,000 से ज़्यादा भी है। ऐसे पेशेंट में फ्रेंड्स ल्यूकोसाइटोसिस दिखाई देता है, इसलिए ऐसे पेशेंट में फ्रेंड्स क्या होता है, सर्च क्राइटेरिया दिखाई देता है। सर्च क्राइटेरिया में हमें ये चारों फुलफिल समझो, 2 भी क्राइटेरिया दिखाई देता है तो पेशेंट सर्च में है। सर्च मतलब सीवियर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। ये सर्च क्या है हम लोग हमारे लेक्चर में देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना देखना है कि फ्रेंड्स यहाँ पे समझो पेशेंट को फीवर है या फिर टकीकार्डिया है, टकिपनिया है, ल्यूकोसाइटोसिस है, ये सब क्राइटेरिया समझो पेशेंट में रहता है तो पेशेंट सर्च में रहता है। या फिर सिस्टेमिक इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स सिंड्रोम, पेशेंट ऐसे सीवियरिटी में जा सकता है फ्रेंड्स वहाँ पे। और सीवियरिटी में जाने के बाद पेशेंट को क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे, टकिपनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हाइपोक्सिया होता है। हाइपोक्सिया के साथ साथ मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हो सकती है, इसलिए पेशेंट बैड हो सकता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये जरा सा सर्च क्राइटेरिया वहाँ पे देख लेना पड़ता है। जैसे मैंने बताया फ्रेंड्स यहाँ पे एक्यूट पैनक्रेटिस में कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले नेक्रोसिस हो सकता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इनकेस पैनक्रेस में क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे इतना ज़्यादा एंजाइम्स वगैरह वहाँ पे अर्ली एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स होते हैं। अर्ली एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम होने की वजह से वहाँ पे पैनक्रियाज में स्वोलन हो जाता है। पैनक्रियाज स्वोलन होने के साथ साथ उसमें वहाँ पे सूडोसिस्ट वगैरह दिखाई देते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे फ्रेंड्स प्रॉपरली न्यूट्रिशन या फिर प्रॉपरली वहाँ पे सर्कुलेशन नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे सेल कैसे नेक्रोस होने लगते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए अर्ली वहाँ पे साइंस का होता है नेक्रोसिस होने लगता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। कितना परसेंट समझो मोर देन 30% नेक्रोसिस वगैरह है तो पेशेंट की हाई मोर्टेलिटी रेट हो जाती है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। और पेशेंट को समझो दूसरा है कि एब्सिस हो जाते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे जैसे मैंने बताया कि फ्रेंड्स वहाँ पे सिस्ट फॉर्मेशन वगैरह हो सकता है और वहाँ पे फ्रेंड्स इनकेस लार्ज वगैरह फ्लूइड अकोमुलेट होता है या फिर वहाँ पे सिस्ट वगैरह लार्ज हो जाते हैं तो वहाँ पे एब्सिस फॉर्मेशन भी हो सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। एब्सिस के साइंस कैसे मैंने बताया फ्रेंड्स वहाँ पे राइजिंग फीवर हो जाता है, ल्यूकोसाइटोसिस या फिर लोकलाइज टेंडरनेस वगैरह, एपिगैस्ट्रिक मास वगैरह सब सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। या फिर प्लूरल इफ्यूजन भी हो सकता है कई बार।
यहाँ और ऐसे मैक्सिमम केसेस में स्प्लेनोमेगाली या फिर स्प्लेनिक थ्रोम्बोसिस भी हो वहाँ पे ब्लड क्लॉट्स वगैरह अटक जाने के बाद स्प्लेनो में ये हो सकता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। वैसे मैंने बताया कि फ्रेंड्स ये सूडोसिस्ट भी वहाँ पे हो सकता है, ठीक है। सूडोसिस्ट मतलब वहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है, डायग्राम देख लेते हैं हम लोग सूडोसिस्ट की। फ्रेंड्स वहाँ पे पैनक्रियाज में क्या होता है, जैसे जैसे डायग्राम देख रहे हैं ना, यहाँ पे धीरे धीरे सूडोसिस्ट मतलब वहाँ पे एकदम एंजाइम्स वगैरह एकदम हाईली एक्टिवेट हो जाते हैं। यहाँ पे एंजाइम एक्टिवेट होने की वजह से यहाँ पे फ्रेंड्स वहाँ पे कैसा है, सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है, हिमोरेजिक सिस्ट भी रहते हैं, और या फिर ये पैनक्रेटिक जूसेस की वजह से भी ये सिस्ट हो सकता है। पैनक्रेज एकदम नॉर्मल पैनक्रेज यहाँ पे दिखाया है फ्रेंड्स वहाँ पे, ये नॉर्मल पैनक्रेज है। और ये फ्रेंड्स यहाँ पे एक्यूट इंटरस्टिशियल पैनक्रेटिस मतलब ये पैनक्रेज स्वोलन कितना है ये दिखाया है फ्रेंड्स वहाँ पे। इस हिसाब से ये सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये सिस्ट वो बस्ट भी हो सकता है, या फिर बस्ट वगैरह हो गया तो ये पैनक्रेटिक जूस वगैरह ये फ्रेंड्स क्या होता है हमारे वहाँ पे उसने पार्ट में कैसा एकदम हाईली एसिडिक रहता है ना, वो हाईली एसिडिक रहता है पैनक्रेटिक जूसेस वगैरह, इसलिए वहाँ पे वो पूरा सर के जैसे जला हुआ पार्ट कैसे रहता है उस हिसाब से फ्रेंड्स वो हो जाता है, इसलिए पेशेंट एकदम सीवियर एसिडोसिस में चला जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे, इनकी सिस्ट वगैरह बस्ट होती है तो वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए पैनक्रेटिक डक्ट लीक वगैरह रहता है तो फ्रेंड्स ऐसे पेशेंट कैसे एकदम सीवियर कैटेगरी में माने जाते हैं, ठीक है। पैनक्रेटिक डक्ट लीक वगैरह होता है तो वहाँ पे अर्ली मैनेजमेंट ऑफ ईआरसीपी या फिर वहाँ पे स्टेंट ब्लॉक स्टेंटिंग वगैरह करनी पड़ती है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे फ्रेंड्स ऐसे पैनक्रेटिक आसाइटिस भी डेवलप हो सकता है, वहाँ पैनक्रेटिक आसाइटिस डेवलप हो जाता है तो वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन में आ जाते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। उसमें पेशेंट की मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाती है यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे ग्रेजुअल इंक्रीज इन एब्डोमिनल गर्ल प्रेशर मतलब यहाँ एसाइटिस के सिम्टम्स दिखाए गए हैं। ये पैनक्रेटिक डक्ट लीक की वजह से ये सब हो सकता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ऐसे एसाइटिस वगैरह दिखता है तो ये अर्ली सीवियरिटी केस में रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। जैसा डायग्राम में जरा सा देख लेते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने पैनक्रेटिस की हिसाब से देखा है फ्रेंड्स कि पैनक्रेटिस वगैरह कैसे डेवलप होता है, ये सब हमने अभी तक जैसा देखे है फ्रेंड्स। अभी सबसे पहले हमें अभी मैनेजमेंट देखना है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे एक्यूट पैनक्रेटिस में जैसे मैंने बताया कि फ्रेंड्स डिहाइड्रेशन सबसे मोस्ट रहता है, इसलिए अर्ली फ्रेंड्स जो पेशेंट रहते हैं ना, अर्ली हाफ आवर या फिर जो कोई पेशेंट हमारे पास आने के बाद अर्ली जो कुछ घंटे रहते हैं ना पेशेंट के, सबसे पहले जो एकदम क्रिटिकल माने जाते हैं वहाँ पे हमें अर्ली रिसेस्टिकेशन मतलब अर्ली फ्लूइड मैनेजमेंट करनी रहती है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। पेशेंट समझो हमारे पास प्लेन एंड एब्डोमेन लेके आता है, हम लोगों ने पैनक्रेटिस डेवलप किया, सबसे पहले हमें विद इन हाफ आवर वगैरह विद इन 1 आवर वहाँ पे पेशेंट को सबसे पहले फ्लूइड ये रिसेस्टिकेट करना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए एक्यूट पैनक्रेटिस में सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो रहता है फ्रेंड्स फ्लूइड मैनेजमेंट सबसे मेन इंपॉर्टेंस रहता है वहाँ पे, ठीक है। अच्छी तरह से हम लोगों ने समझो फ्लूइड मैनेजमेंट किया स्टार्टिंग आवर्स में तो पेशेंट सर्वाइवल रेट अच्छी तरह से बढ़ जाता है फ्रेंड्स, और पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होते। इसलिए पेशेंट को जो हम लोग जो एक्यूट पैनक्रेटिस के पेशेंट वगैरह देख लेना फ्रेंड्स, एक्यूट पैनक्रेटिस के पेशेंट देख लेते हैं हम लोगों ने देते कि जब कॉम्प्लिकेशन वहाँ पे क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे अर्ली हावर्स में जो पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाती, ठीक है। अर्ली हावर्स में प्रॉपर पेशेंट को रिहाइड्रेशन थेरेपी नहीं मिलती फ्रेंड्स पेशेंट को, ठीक है। प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं मिलने के कारण पेशेंट को वो सेल जो पैनक्रेटिक सेल होते हैं ना फ्रेंड्स, पैनक्रेटिक सेल नेक्रोस हो जाते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। और जहाँ पे सिम्टम्स वगैरह बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए समझो हमारे पास जरा सा माइल्ड कैटेगरी में पैनक्रेटिस है तो जरा सा देख लेते हैं कि उसकी ट्रीटमेंट कैसे करना है। पेशेंट को सबसे पहले नील बाय माउथ रखना है, ठीक है। नील बाय माउथ क्यों रखना है पेशेंट को फ्रेंड्स, कुछ भी समझो पेशेंट को समझो कुछ भी फूड इंजेस्ट कर रहा है या फिर थोड़ा सा भी अमाउंट ऑफ वाटर वगैरह लेता है तो वाटर वगैरह या फूड जो डिओडिनल में कंटेंट वगैरह रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे पैनक्रेटिक जूसेस एक्टिवेट करता है, ठीक है। पैनक्रेटिक एंजाइम्स एक्टिवेट कर देता है और पेशेंट को फिर से सीवियरिटी बढ़ जाती है पेशेंट की इंटेंसिटी पेन की, ठीक है। इसलिए केसेस में पेशेंट को सबसे पहले नील बाय माउथ रखना है पेशेंट में, ठीक है। पेशेंट को कैसे नील बाय माउथ रखना रहता है, पेशेंट को कुछ भी देना नहीं रहता है फ्रेंड्स माउथ से, ठीक है। पेशेंट को थोड़ा सा भी पानी लेता है तो पेशेंट को पेन वगैरह बढ़ सकता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। नील बाय माउथ या फिर कई बार हम लोग रायल्स ट्यूब भी डाल सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। पेशेंट को समझो अब्डोमिनल गैसेस जूसेस वगैरह ज़्यादा है या फिर पेशेंट मॉडरेट कैटेगरी में आता है पैनक्रेटिस के, ऐसे केसेस में फ्रेंड्स हमें रायल्स ट्यूब डालना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे फ्रेंड्स पैनक्रेटिक जूसेस की वजह से वहाँ पे पैरालिटिक इलियस डेवलप हो सकता है, ठीक है। वहाँ पे पैरालिटिक इलियस डेवलप हो सकता है, ये पैनक्रेटिस इंड्यूस हो सकता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे इलियस में फिर फ्लूइड अक्युमुलेट वगैरह हो सकता है, इसलिए हमें वहाँ पे रायल्स ट्यूब भी डालनी पड़ती है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। अभी सबसे मेन देख लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे हमें फ्लूइड मैनेजमेंट करती है, ठीक है। फ्लूइड मैनेजमेंट में सबसे पहले हमें फ्रेंड्स जो रिंगर लैक्टेट यूज करना रहता है, ठीक है। जैसे एक्यूट पैनक्रेटिस के पेशेंट में जो ड्रग ऑफ जो फ्लूइड मैनेजमेंट है ड्रग ऑफ चॉइस जो वैसे फ्लूइड चॉइस बोलते हैं ना फ्रेंड्स, ये रिंगर लैक्टेट मतलब आरएल सबसे मेन है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। आरएल सबसे मेन है। आरएल में फ्रेंड्स जो
क्या होता है आरएल में जो लैक्टेट वगैरह रहता है ना, एसिडोसिस वगैरह ट्रीट करता है, ठीक है। इसलिए ये लैक्टेट जो रहता है आरएल में जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस ट्रीट कर लेता है, इसलिए आरएल हम लोग यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। पेशेंट डिहाइड्रेटेड रहता है, इसलिए फ्लूइड मैनेजमेंट अच्छा रहता है यहाँ पे। फ्रेंड्स फ्लूइड मैनेजमेंट कैसा करना रहता है, फर्स्ट हाफ आवर में पेशेंट को 1 लीटर तक फ्लूइड देना है, ठीक है। मतलब फर्स्ट हाफ आवर में पेशेंट को 2 RL के पॉइंट देने हैं, ठीक है। फर्स्ट हाफ आवर में पेशेंट को 2 RL देना है, अगले हाफ आवर में पेशेंट को फिर से 2 RL देना है। मतलब पेशेंट को पहले 1 आवर में पेशेंट को फ्रेंड्स ये कम से कम 4 बॉटल आर एल के देने हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। पहले 1 घंटे में पेशेंट को कैसे आरएल देना है, ठीक है। रिंगर लैक्टेट जो है फ्रेंड्स पेशेंट को सबसे पहले 1 आवर में 4 रिंगर लैक्टेट देने हैं पेशेंट को, ठीक है। 4 रिंगर लैक्टेट देने हैं पेशेंट को। ऐसे में फ्रेंड्स क्या होता है, जो माइक्रो सर्कुलेशन वगैरह होके माइक्रो सर्कुलेशन पेशेंट को माइक्रो पूरा पैनक्रेटिस के एक एक छोटे छोटे सेल तक ये सर्कुलेशन हो जाता है। और वहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है, ये पेशेंट को जो सेल जो नेक्रोसिस वगैरह है या फिर कॉम्प्लिकेशंस जो कुछ भी दिखते हैं, ये कॉम्प्लिकेशंस वगैरह दिखते नहीं है वहाँ पे, ठीक है। इसलिए ऐसे पेशेंट में सबसे पहले फ्लूइड मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंस है। इसलिए सबसे पहले हाफ आवर में आरएल देना है, 2 RL बॉटल देना है। बाद में दूसरे हाफ आवर में 2 RL का बॉटल देना है। मतलब कितना 1 घंटे में पेशेंट को कितना फ्लूइड जाना चाहिए फ्रेंड्स वहाँ पे, कम से कम कितना 4 बॉटल वहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है। इसलिए पेशेंट को कैसे 2 लीटर तक फ्लूइड ये जाना चाहिए पेशेंट को, समझो हाफ आवर में फ्रेंड्स, ठीक है। बाद में 1 घंटे में, सॉरी। वहाँ पे फ्रेंड्स वो पेन मैनेजमेंट भी करना है। पेन मैनेजमेंट पे सबसे बेस्ट जो रहता है ना फ्रेंड्स, वो वहाँ पे ओपॉड एनालिसिस यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओपॉड एनालिसिस में जो है ट्रामाडोल हमारे ओपॉड एनालिसिस में सबसे बेस्ट काम कर लेता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ट्रामाडोल हम लोग 100 mg TDS में दे सकते हैं। 50 mg TDS में जरा सा पेशेंट का क्रिएट वगैरह जब देख के, पेशेंट की एज वगैरह देख के जरा सा हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन पेशेंट की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो हमें ट्रामाडोल अच्छा काम करता है, 100 mg TDS में यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे फ्रेंड्स जो इनिशियल स्टेज में जब पेशेंट को फीवर वगैरह नहीं रहता है तो वहाँ पे एंटीबायोटिक का रोल नहीं रहता। अननेसेसरी हम लोग एंटीबायोटिक यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे फ्रेंड्स एंटीबायोटिक से भी कई बार गैस्ट्राइटिस वगैरह डेवलप, गैस्ट्रिक एसिड वगैरह जूसेस वगैरह बढ़ के वहाँ पे पेन फिर से बढ़ सकता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए ऐसे केसेस में हम लोग पैनक्रेटिस का में अर्ली समझो फीवर वगैरह नहीं रहता तो पेशेंट को एंटीबायोटिक का रोल नहीं रहता वहाँ पे, ठीक है। इसलिए सबसे पहले हमें फ्लूइड मैनेजमेंट एंड पेन मैनेजमेंट सबसे पहले करना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। और पेशेंट समझो इनके सीवियर एक्यूट पैनक्रेटिस है, पेशेंट की सीवियरिटी ज़्यादा है, ठीक है। उसमें पेशेंट को हाइपोक्सिया है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस ज़्यादा है, या फिर पेशेंट को समझो पेशेंट डिहाइड्रेशन होने की वजह से वहाँ पे एक्यूट किडनी इंजरी वगैरह हो सकती है, या AKI में है, क्रिएटिनिन वगैरह बड़ा है। ऐसी केसेस में फ्रेंड्स सीवियर इल रहते हैं, वहाँ पे प्रॉपर हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। जैसे कि हमने ICU में सिम्टम ट्रीटमेंट करते हैं, उसको ऑक्सीजन सप्लाई, पेन मैनेजमेंट, एग्रेसिव फ्लूइड हाइड्रेशन वगैरह, ठीक है। ये सब हम लोग वहाँ पे करना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे नाइजोगैस्ट्रिक ड्रेनेज वगैरह जैसे हमने बताया, और एंटीबायोटिक वगैरह फीवर वगैरह रहता है तो वहाँ पे इमिपेनम वगैरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। इमिपेनम कार्बापेनम ग्रुप में आता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे ERCP वगैरह करनी रहती है तो हम ERCP भी वहाँ पे कर सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। और न्यूट्रिशनल सपोर्ट सबसे मेन है। न्यूट्रिशनल सपोर्ट में फ्रेंड्स वहाँ पे हम लोग जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट देते हैं, न्यूट्रिशनल सपोर्ट में सबसे पहले जो टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन आता है, वहाँ पे स्मूथ KB नाम से भी एक वहाँ पे फ्लूइड आता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। जैसे हमने ICU में वगैरह देता है कि वो कैसे दूध का कलर का एक IV फ्लूइड्स आता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। दूध का कलर का IV फ्लूइड्स आता है, वो स्मूथ KB नाम से आता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। स्मूथ KB वो टोटल TPN बोलते हैं उसको, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन वगैरह वो बोलते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये न्यूट्रिशन सपोर्ट भी देने पड़ते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स जैसे कि हमने ये जैसे केस डिस्कस की ऐसे ये केस में फ्रेंड्स जो हमारे पास ये केस आई थी ना, ये केस में मैंने फ्लूइड मैनेजमेंट कैसे की थी जरा सा हम लोग बता देता हूँ मैं फिर से एक बार। फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे ये केस आई थी ना, यहाँ पे कैसा है फ्रेंड्स, यहाँ पे लाइपेज बड़ा है, पेशेंट को समझो ऑन एग्जामिनेशन में पल्स रेट बड़ा है, मतलब टकीकार्डिया है, टकिपनिया है। और इसके साथ साथ कैसे है फ्रेंड्स, वहाँ पे टकीकार्डिया टकिपनिया, पेशेंट में फीवर नहीं है। लेकिन ये फ्रेंड्स सर्स के 2 क्राइटेरिया फुलफिल करता है यहाँ पे, ठीक है। सर्स के 2 क्राइटेरिया फुलफिल कर लेता है, इसलिए ये पेशेंट सर्स में है। इसलिए हमने ये पेशेंट कैसे मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी में आता है फ्रेंड्स ये, ठीक है। मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी में आता है, इसलिए हमें अर्ली मैनेजमेंट करनी पड़ती है फ्रेंड्स। ये पेशेंट मेरे पास आने के बाद मैंने सबसे पहले उसको फ्लूइड मैनेजमेंट की, ठीक है। सबसे पहले हमने फ्लूइड मैनेजमेंट की। फ्लूइड मैनेजमेंट में सबसे पहले मैंने हाफ आवर में उसको 2 रिंगर लैक्टेट दी फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। एक रूल भी है फ्रेंड्स वहाँ पे, उसके हिसाब से भी हम लोग देख लेते हैं।
10 ml पर केजी पर बॉडी वेट के हिसाब से हम लोग फ्लूइड लगा सकते हैं उसको, ठीक है। 10 ml पर केजी पर बॉडी वेट के हिसाब से फ्लूइड मैनेजमेंट दे सकते हैं। इनकेस पेशेंट को समझो 10 ml के हिसाब से पेशेंट का वेट 70 केजी है, तो 700 ml हम लोग पर आवर में दे सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। लेकिन जरा सा एक जनरल रूल देख लेना है कि पैनक्रेटिस के पेशेंट में पहले हाफ आवर में 2 फ्लूइड जाने चाहिए फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। बाद में दूसरे हाफ आवर में 2 फ्लूइड देने लेते हैं, मतलब पहले 1 घंटे में पेशेंट को 4 फ्लूइड तो देना ही देना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे। यहाँ पे फ्रेंड्स फ्लूइड मैनेजमेंट अच्छी तरह से करने के बाद पेशेंट का क्या होता है, नेक्रोसिस वगैरह वहाँ पे नहीं दिखाई देता फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। नेक्रोसिस वगैरह है, सूडोसिस वगैरह है, ये डेवलपमेंट नहीं होती और पेशेंट अच्छी तरह से वहाँ पे ट्रीट भी हो सकता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए ऐसे केसेस में जरा सा अच्छी तरह से देख लेना फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। किसी को कुछ और डाउट वगैरह, अभी आपके डाउट्स वगैरह आप पूछ सकते हैं मुझे, यहाँ पे कुछ किसी को पूछना है। हमारे पास और 5 मिनट है फ्रेंड्स आपके आज के सेशन के लिए, ठीक है। आप मैसेज भी कर सकते हैं यहाँ पे, किसी को कुछ यहाँ पे पूछना है तो। फ्रेंड्स इन केस हमारा जो लेक्चर है हम आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, वहाँ पे आपको कुछ सजेशंस भी देने हैं, तो हम लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आपको कुछ डाउट्स वगैरह है तो आप मुझे पर्सनल नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। और आपको हमारा समझो लेक्चर्स वगैरह अच्छे लग रहे तो हाँ बोलो, मैसेज कर सकते हो, बोलो, बोलिए। हम्म। हम्म। पेशेंट समझो पहले कैसे रहता है, कुछ दिन इसके इंपॉर्टेंस रहते हैं। पेशेंट का सबसे मैंने पेन मैनेजमेंट रहता है। पेशेंट को समझो पेन कम हो रहा है, ठीक है, 3 दिन बाद धीरे धीरे पेन कम हो रहा है, पेशेंट को हम लोग और एनबीएम से धीरे धीरे लिक्विड पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे लिक्विड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लियर लिक्विड देते हैं, बाद में थोड़ा सा क्लियर वाटर देते हैं। क्लियर लिक्विड में समझो सबसे पहले पानी देते हैं, बाद में दाल वाटर वगैरह है वो भी क्लियर एकदम फॉर्म में, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में देते हैं, पहले दिन तो लिक्विड फॉर्म में देते हैं, बाद में धीरे धीरे उसको सॉफ्ट डाइट पे धीरे धीरे शिफ्ट करते हैं, ठीक है। इस ये करने के बाद भी पेशेंट को समझो पेन कम नहीं हो रहा, तो वहाँ पे एक एनजे ट्यूब मतलब आती है, ठीक है, नाजोगैस्ट्रिक नाजोजेजुनस ट्यूब आती है, ठीक है। नाजोगैस्ट्रिक जेजुनस ट्यूब आती है, मतलब जेजुनम तक ये ट्यूब डाली जाती है, एनजे ट्यूब बोलती है उसको, एनजे फीडिंग, ठीक है। नेजोजेजुनस्टोमी वहाँ पे नेजल रूट से ये पेशेंट को एक जेजुनम तक हमारे ये एक ट्यूब डाली जाती है, वहाँ से पेशेंट को फीडिंग वगैरह किए जाती है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। एनजे ट्यूब भी डालते हैं इनकेस पेशेंट का पेन वगैरह नहीं हो रहा, उसको उसको न्यूट्रिशन वगैरह सप्लाई अच्छी तरह से करना है, उसको फीडिंग वगैरह करना है, तो एनजे ट्यूब भी डालते हैं। लेकिन पेशेंट को समझो पेन मैनेजमेंट होता है, तो हम लोग वहाँ पे धीरे धीरे पैसे 3 दिन 4 दिन बाद पेशेंट को समझो अब्डोमिनल पेन सबसाइड होता है, तो धीरे धीरे 3 दिन बाद पेशेंट को लिक्विड डाइट पे देते हैं, बाद में सॉफ्ट डाइट पे धीरे धीरे शिफ्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप रहता है, डायरेक्टली हम लोग सॉफ्ट डाइट पे शिफ्ट नहीं करते पेशेंट को, ठीक है। डॉक्टर और आपकी कुछ है क्वेरी? हम्म। कौन से? हम्म। कौन से टैबलेट? टैबलेट कौन सी? हेलो। पैनक्रेट वहाँ पे कैसा है, तो वहाँ पे पैनक्रेटो ना, वहाँ पे फ्रेंड्स ये पैनक्रेट टैब में कैसा है, ये कुछ पैनक्रेटिक जो एंजाइम्स वगैरह रहते हैं ना, ठीक है। पैनक्रेटिक एंजाइम्स मैंने भी देखा है कि ऐसे फिजिशियंस वगैरह कई ओरल फॉर्म में शिफ्ट करने के बाद ये यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, पैनक्रेटिक सेल्स वगैरह रहते हैं, वहाँ पे पैनक्रेटिक सेल्स वगैरह वहाँ पे एंजाइम्स बढ़ने की वजह से नेक्रोसिस वगैरह ना हो, वहाँ पे जरा सा सपोर्टिव ट्रीटमेंट के हिसाब से देते हैं। जैसे कि हमने लिवर में लिवर सिरोसिस या फिर लिवर डिसीजेस में LIV52 वगैरह कैसे काम करता है, वहाँ पे ये पैनक्रेटिक जरा सा एक सपोर्टिव के लिए एक ट्रीटमेंट दी जाती है। जैसे कि LIV52 वगैरह सिरप है, ये जरा सा सपोर्टिव ट्रीटमेंट में आते हैं ना, ये सब सपोर्टिव ट्रीटमेंट में दे सकते हैं वहाँ पे। लेकिन सबसे पहले मेन रोल जो है वहाँ पे फ्लूइड मैनेजमेंट सबसे मेन है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। हाँ,
यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि फ्रेंड्स ये सबसे मेन आपको ये फ्लूइड मैनेजमेंट सीखना है, ठीक है। या फिर कैसा रहता है, कई फिजिशियन उनके हिसाब से भी ट्रीटमेंट कर देते हैं। कैसा रहता है, उनके पास कुछ ड्रग्स वगैरह ऐसे आते हैं कि एमआर लोग वगैरह जो बोलते हैं कि इस ड्रग से अच्छा रिलीफ है इस पेशेंट में, उसके हिसाब से भी ये फिजिशियन उनके ट्रीटमेंट जरा सा वहाँ पे थोड़ा सा सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसे कि